हमने अभी माल्यार्पण भी किया था किले पर जाकर, और वहाँ पे बहुत ही भव्य प्रतिमा सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की लगी हुई थी। और मेरा सौभाग्य है कि पहली बार मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि दिल्ली के अंदर इतने अच्छी जगह पर इतनी भव्य प्रतिमा लगी हुई है, और हमारे समाज ने वहाँ पे आज तक बहुत बड़े रूप में आयोजन नहीं किया। तो मेरी सबसे पहली प्रार्थना तो ये है कि आज इसकी शुरुआत तो आपने खिड़की गांव से की है, लेकिन अगली बार 7 जून को अगर आप आदेश करेंगे तो हम इससे भी बहुत ही बड़े स्तर पे वहीं, क्योंकि काफ़ी स्पेस है वहाँ पे, अगर सरकार भी अनुमति ले लेंगे सरकार से। इस बार नहीं थी सरकार। हाँ, इस बार अगली बार प्रयास करेंगे। हाँ, तो अगली बार प्रयास करेंगे कि अनुमति लेके और बहुत भव्य और बड़े स्तर पे पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती वहीं किले पर मनाएं। इसके अलावा मैं 1-2 बात ये कहूँगा कि अभी चौहान साहब जो थे हमारे बाबूजी बुजुर्ग, जिन्होंने वो किताब भी लिखी है, तो वो बता रहे थे कि भाई बहुत सारी पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन का जो बर्थ है, जो उनका शहीदी दिन है, तो उसमें बहुत सारे जो है कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन देखिए, एक बात सत्य है कि उनका जन्म भी हुआ और उनके देहांत भी हुआ। तो चाहे कोई किसी भी दिन मनाए, लेकिन हमें अपने पूर्वज को सम्मान देकर उसके लिए कार्यक्रम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई डेट डिसाइड हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे सब पूरे देश में जो है वो एक ही दिन पर एक भव्य कार्यक्रम बन जाते हैं। तो इसमें क्योंकि अब मुझे लगता है कि उसमें सुधार होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं तो मैं बहुत सारी मूर्तियाँ देखता हूँ, तो इस पर मैंने काफ़ी डिस्कशन किया है। मैं इतिहास की एक थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा सामाजिक कार्यक्रम है तो वो पता होनी चाहिए, नॉलेज। जैसे पृथ्वीराज चौहान जी का जो मृत्यु का जो दिन है, वो हर जगह हम 1192 ही लिखते हैं। तो अब इसको मुझे लगता है कि चेंज करना बहुत मुश्किल है। बाकी ये जो 1192 है, ये इनका मतलब राज्य का आखिरी समय है। मतलब जो दिल्ली पर इनका जो राज्य था, वो राज्य के समाप्ति का आखिरी दिन है, लेकिन इनके मृत्यु का आखिरी दिन नहीं है या वो वर्ष नहीं है। क्योंकि आप एक बात सोचिए भाई, हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को महान योद्धा, महान पूर्वज इसलिए मानते हैं कि उन्होंने जो है शब्दवेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार दिया। तो अब ये तो बिल्कुल सीधी बात है कि भाई मोहम्मद गौरी जो है वो तो 1192 में उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो जब नहीं हुई तो फिर पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु 1192 में कैसे संभव है? तो इसलिए 1192 जो अपने मन में, बुद्धि में ये हमेशा रखिएगा, और आगे बच्चों को भी हम बताएं कि 1192 में उनकी सत्ता समाप्त हुई है। दिल्ली में जो है सत्ता ट्रांसफ़र हुई है। वो जब युद्ध हार गए 1192 में, वो युद्ध हारे हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई। उनकी मृत्यु तो 1203 या फिर 1206 में हुई है। उनको बंदी बनाया गया और गजनी के जो जेल थी उसमें करीब 12 साल या 14 साल जेल में रखा गया। और जेल के अंदर जो है वो जो शब्दवेदी बाण है, वहाँ पे उसका वो जब खेल और क्रीड़ा हुई तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जी ने शब्दवेदी बाण से उसकी गौरी को जो है सबक सिखाया। तो अब क्योंकि इसमें सुधार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने हजारों मूर्तियां देखी है पृथ्वीराज चौहान जी की, कैलेंडर भी छपते हैं, किताब भी, तो सभी लोग उसमें 1192 लिख देते हैं। तो लेकिन 1192 में उनका देहांत नहीं हुआ, उनकी सत्ता समाप्त हुई। तो इसको आप थोड़ा सा आगे कहीं पे लिखें या बताएं, तो इसको थोड़ा सा निवेदन है मेरा आपसे। बाकी कोई किसी भी दिन मनाए, हम ये जानते हैं कि ये हमारे महान पूर्वज हैं
और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि वहाँ पे जाने का। कल मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था तो उन्होंने, उसका नाम था बर्न द टोस्ट। तो वो एक लड़की थी जो कि पॉडकास्ट कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर आप अपने जीवन का ऐसा क्षण बताइए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की थीम है ये कि जैसे जब टोस्ट आप गरम कर रहे हो और वो जल जाए तो आदमी ये सोचता है यार ये जल गया, खराब हो गया, लेकिन आगे इन फ्यूचर भविष्य में ये पता चलता है कि वो जल गया था, इसीलिए आपने वो काम या वो चीज़ आपको खाने को मिली। तो टोस्ट बर्न हो गया, लेकिन हो सकता है कि आपको उससे अच्छी चीज़ आपका वेट कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन का वो क्षण, वो समय बताइए। तो मैंने उनको जो बताया कल इंटरव्यू में, तो मैंने कहा वो क्षण है 25 जुलाई 2001 जब फूलन देवी की हत्या का मुझ पर आरोप लगा। तो मैंने सोचा कि भाई अब तो सारा जीवन जो है जेल में रहना पड़ेगा। तो जेल में जब चला गया तो ईश्वर ने ऐसा माहौल बनाया, मेरे साथ वहाँ पे आतंकवादी भी थे। तो ऐसे ही बातचीत में जो है एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि भाई हमारे आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि है अफगानिस्तान में और जूते चप्पल उस पर रखे जाते हैं उनका अपमान करने के लिए। तो वो भारत सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई इसको लाया जाए, और वो कार्यक्रम जो है आरएसएस ने किया था। तो मैंने जब पढ़ा अखबार में तो मैंने कहा कि देखो अब भाजपा की सरकार है, अटल जी प्रधानमंत्री हैं, और अटल जी खुद भी जब विदेश मंत्री थे 80s में, तो उनका भी ये प्रयास था कि उसको वहाँ से लेकर आ जाएं, और उन्होंने कोशिश भी की थी गजनी जाने की, तो उनको जाने नहीं दिया था अफगान सरकार ने। तो ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में एक दिन बताई थी। तो मैंने कहा देखो ये इनकी फीलिंग है, तो मुझे लगता है कि सरकार इसको लेकर आ जाएगी। तो उनका नाम था गयूर खान और ताजा खान। तो वो मेरे से मतलब हंसी लगाने लगे मेरी, कहने लगे राणा जी जब 800 साल में कोई नहीं लाया तो अब कौन सी सरकार ले आएगी आपकी, और आप तो आलू खाने वाले लोग हो, लाला लोग, आपके देश के बस की ये काम नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सरकार नहीं लाएगी तो मैं जाऊंगा वहाँ। तो वो और हंसने लगे, कहने लगे कि हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं तो हम तिहाड़ जेल से नहीं निकल पाते, तो आप पहले तिहाड़ जेल से ही निकल के दिखा दीजिए, वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, तिहाड़ से भी निकलेंगे और वहाँ पर भी जाएंगे। अब ऐसा बोल तो दिया, बोला मतलब ईश्वर ने मुंह से निकलवा दिया। ऐसा नहीं है कि भाई कोई प्लान करके या ऐसे कोई उससे बोला हो, अब वो निकल गया, ईश्वर की ऐसी इच्छा रही होगी। अब अगले दिन से वो मजाक लगाने लगे मेरी, कहने लगे हाँ भाई राणा जी अभी यहीं हो, हम तो ज़रा तिहाड़ से निकल गए होंगे आप। तो मैंने कहा चलो भाई निकलेंगे। तो अब धीरे 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 जो है ईश्वर जो है वो दिमाग में एक वो डालने लगा कि भाई जाना है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरा एक मन बना लिया मैंने कि भाई जाना है वहाँ पे, तो मुझे रात को जो है जब मैं सोता था, तो मेरी आदत ही है मैं रात को जब सोता हूँ तो कुछ सोचता रहता हूँ। तो जब मैं सोचता रहता था तो फिर जब आप जिस कार्य में लगे हो तो वही कार्य के लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो मुझे जो है सपनों में जैसे कोई मुझे स्थान दिखता था या मैं सोचता था कि मैं वहाँ पे खुदाई कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह वैसा ही स्थान मुझे को देखने को मिला जैसा मैं इमेजिनेशन करता था या मैं विचार करता था। तो ईश्वर ने एक ऐसा रास्ता बनाया कि कहाँ तो मैंने सोचा था कि भाई अब जो है मेरा टोस्ट जो है वो जल गया। तो मुझे तो कभी पता नहीं था कि भाई खिड़की गांव में खड़े होके और आप सब इतने बुजुर्ग लोग हैं, आप अपना आशीर्वाद मुझे देंगे, मेरे युवा साथी मुझसे इतना प्रेम करेंगे। तो ये तो प्रभु ने एक रास्ता तय किया होता है, डेस्टिनी तय की हुई थी। और मुझे विश्वास है कि जो भविष्य के अंदर भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जो भी काम मुझे सौंपते हैं तो उसमें मैं अपना प्रयास करता हूँ, अपना कर्म करता हूँ,
और अभी जो है एक प्रयास हम करने में लगे हुए हैं कि भाई क्षत्रिय समाज का भी अपना एक झंडा होना चाहिए। जैसे देश में आप देखेंगे सब समाज का है, हमारे जाट भाइयों का है, यादव भाइयों का है, सभी का है, तो अपने भी क्षत्रियों का भी एक झंडा होना चाहिए। और जब मैं आज यहाँ पे आया तो उन भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, भाई साहब से, तो एक मिनट आ जाइए। तो सत्ता की जो निशानी है, सत्ता का सूचक, तो ये आज उन्होंने मुझे यहाँ पे भेंट किया। मैंने कहा अब इसको गाड़ देंगे दिल्ली में ही, यहीं से हमारी सत्ता गई थी, यहीं से दोबारा गाड़ेंगे। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे वादा करता हूँ, ईश्वर ने हमें इस काम में लगाया है तो दोबारा से क्षत्रियों को सत्ता भी वापस ला के देंगे, ऐसा मैं पूरा प्रयास करूँगा अपने जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। और इसके लिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको एक दिन जब सत्ता प्राप्त करेंगे या सत्ता में हिस्सेदार बनेंगे, भाई आज आप देखिए निषाद समाज की, संजय निषाद जी की पार्टी है निषाद पार्टी, अपना दल, पासवान साहब की है लोक जनशक्ति, छोटी छोटी पार्टियां हैं। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल, 2-2, 4-4 जिलों की पार्टी है, लेकिन वो सत्ता में हिस्सेदार है, वो अपने समाज की बात खुल के रखते हैं। तो मुझे विश्वास है एक दिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी भी सत्ता में हिस्सेदार बनेगी और देश, धर्म और अपने समाज की आवाज़ बुलंद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।